बच्चों, नारायण सर के कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो में पुनः आप लोग विज्ञान की कक्षा में उपस्थित हैं। इस कक्षा को गहराई से देखें, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप दे सकता है। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग विज्ञान की कक्षा में। तो सबसे पहले एक जो देख रहे हैं कोशिका, एक कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बच्चों, कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। और ये अंग्रेज था, एक व्यक्ति रॉबर्ट हुक अंग्रेज यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। कोशिका बच्चों हर जीवों का सबसे छोटी कार्यात्मक और एक प्रकार का निर्माणात्मक इकाई कह सकते हैं। यानी वहीं से कोशिका से ही हमारे जीवन का माने आधार बनता है। इसलिए कोशिका भले देखने में बहुत छोटा है, हम नंगे आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, तो उतना छोटा रहता है, फिर भी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में उन्होंने इसका खोज कर दिखाए थे। अब है बच्चों अगला पॉइंट में, किस जीवाणु के कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? वैसे तो बहुत से कोशिका का हर जीवों का कुछ आकार छोटा बड़ा होता है, लेकिन सबसे छोटा कौन से जीवाणु का कोशिका होता है? तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये कोशिका का सबसे छोटा आकार वाला है। आगे है बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? धरती में बहुत से जीव हैं, लेकिन उन जीवों में एक ऐसा जीव है जो सबसे बड़ा कोशिका होता है। वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये सबसे बड़ा कोशिका हुआ। अब है बच्चों मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों का भी बहुत कोशिका है। बिना कोशिका तो शरीर निर्माण हो ही नहीं सकता। तो हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। अब है बच्चों अमीबा। अगर कोई पूछ दिया, प्रश्न भी आता है, उलट पलट करके भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले ये है जानिए अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो बच्चों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका में वो अपना सारे काम कर लेते हैं, भोजन का ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन तक। तो अमीबा को कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब है बच्चों अगला, ऊतकों के समूह, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? यानी बहुत से कोशिका, हजारों कोशिकाएं एक साथ मिल गया, और मिलने के बाद यानी कोशिकाओं का समूह जो मिल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। अब है बच्चों अगला में है कि अंग तंत्रों के मिलने से क्या निर्माण होता है, क्या बनता है, इतना भी जान लीजिए। तो बनता है बच्चों जीव। तो अब कहेंगे अंग तंत्र क्या है? अंग तंत्र हमारा हुआ बच्चों, जैसे हाथ हुआ एक अंग हुआ, पैर हुआ, आँख हुआ, फेस हुआ,
पुरानी शरीर का सब अलग अलग अंग है, यानी सारे अंग मिल करके एक जीव का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? जीव का। अब है बच्चों कि कोई पूछेगा इस जो कोशिका देख रहे हैं, इस कोशिका के प्रमुख अंग, मुख्य अंग कौन कौन, मेन पार्ट्स ऑफ सेल कितने होते हैं, अरे कौन कौन है? तो बच्चों इसका 3 होता है। सबसे पहले होता है कोशिका झिल्ली जो बाहर में, दूसरा होता है कोशिका द्रव, और तीसरा है आपका केंद्रक। तो 3 हुआ, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये 3 मुख्य अंग है कोशिका का। अब है बच्चों इस कोशिका की सबसे बाहरी जो देख रहे हैं, सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, यानी जो बाहर से घिरा हुआ रहता है कोशिका, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली को क्या कार्य, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है? देखिए बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है बाहर रहता है, लेकिन वो अर्धपारगम्य भी होता है, पूरा घिरा हुआ नहीं रहता है, वहाँ पतला पतला बहुत से छिद्र होता है, यानी उसमें कुछ पदार्थ आते हैं और उसके अंदर से जाते हैं, यानी अच्छे पदार्थ कोशिका अंदर लेते हैं और जो खराब पदार्थ रहता है जो कोशिका के लिए अनावश्यक है उसको बाहर कर देता है। तो एक कोशिका का एक प्रमुख माने कार्य है कि हमने किसका, प्लाज्मा झिल्ली का। अब है बच्चों कोशिका द्रव एवं केंद्रक। ये देख रहे हैं कोशिका द्रव जो कोशिका के अंदर में बहुत से तरल पदार्थ हैं और केंद्रक मिल करके इसको क्या निर्माण करता है बच्चों, क्या उसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, दोनों मिला करके क्या होता है, इसको जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव। अगला है प्रश्न बच्चों, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के जैसे कोशिका के सबसे अंदर में देखिए छोटा सा रहता है गोलाकार, तो केंद्रक के अंदर में भी कुछ पदार्थ रहता है, तो उसमें जो अंदर में है बच्चों धागे के समान कुछ आकार रहता है, पतला पतला धागा के समान, तो उस संरचना को जो पतले पतले धागे की तरह दिखाई पड़ रहा है केंद्रक के अंदर, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गुणसूत्र। गुणसूत्र, यही गुणसूत्र हमारे पैतृक गुणों को एक वंश से दूसरे वंश तक ले जाने का काम करता है। अब है बच्चों किस धातु, अब धातु में चलते हैं, आप इधर जान लेना बच्चों। अब थोड़ा सा हम ये भी बता देते हैं कि पादप कोशिका भी होता है और जंतु कोशिका, थोड़ा सा अंतर मौखिक में बता रहा हूँ, उसको थोड़ा किताब में भी देख लेंगे। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेल्यूलोज को बना होता है और ठोस होता है, और इसी के कारण पेड़ पौधे बहुत ठोस होते हैं। किसके कारण? सेल्यूलोज के कारण। और सेल्यूलोज क्या बनाता है? कोशिका भित्ति बनाता है। और जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला है बच्चों पादप कोशिका में रिक्तिका होता है, जो कि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होता है। अब है जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम जिसको तारकाय भी कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से है बच्चों, कुछ ऐसे अंतर थोड़ा जान लेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे एक माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसको कहते हैं ऊर्जा का घर। माइटोकॉन्ड्रिया का
को क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। और एक और होता है सर बच्चों, जो पूछता है परीक्षा में, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है उसको कोशिका का आत्म दाह के एक प्रकार के कहिए, वो उसका थैली माना जाता है। किसको, लाइसोसोम को। अब चलते हैं बच्चों धातु की ओर। किस धातु के माने गुण, किस गुण के कारण, इतने जानिए, धातुओं को पीट कर पतला चदर बनाया जाता है, जिसे पीट पीट करके एकदम पतला बना दीजिए। तो इसमें कोई गुण है, तो एक गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, और अंग्रेजी में उसको कहेंगे मलिएबिलिटी। तो बच्चों मलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता, मलिएबिलिटी यानी इस गुण के कारण धातुओं को, इतना बड़ा धातु लीजिए और उसको पीटना शुरू कीजिए, तो पीटते पीटते चाहे गर्म करके ठंडा करके किसी तरह से पीट पीट करके उसको हम लोग पतला चादर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि किस गुण के कारण धातुओं को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये होता है बच्चों तन्यता, जिसको कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डक्टिलिटी। यही तन्यता गुण के कारण धातु को खींच करके बहुत दूर तक लंबा तार बना देते हैं। तो इसमें सोना का भी एक बात आता है बच्चों कि 1 ग्राम सोना को कहते हैं कि लोग 2 किलोमीटर तक हम तार खींच सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब तन्यता का गुण सोने में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों विद्युत की चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों ये किस में पाया जाता है, ये धातुओं की ये जो है धातु में पाया जाता है, सीधा सीधा ये जानिए धातु में पाया जाता है। और चांदी भी यानी सिल्वर में सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद तांबा में। लेकिन चांदी अधिक महंगा होने के कारण हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन तांबे का प्रयोग हम लोग अभी तार जितना बनता है, तार और तांबे का बनता है और बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ भी होता है। एल्युमिनियम भी हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम बहुत जल्दी वो गल जाता है, फिर हो जाता है, क्योंकि उतना वो सुचालक यानी तांबे की तरह नहीं है। अगला है बच्चों कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। वैसे तो अधातु सभी विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत आर पार यानी आ जा नहीं सकता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत आर पार होता है, तो वो है ग्रेफाइट। बच्चों आप देखना चाहते हैं तो पेंसिल में भी देख सकते हैं, पेंसिल में ग्रेफाइट का ही बना होता है, काला काला रंग का। उसको एक छोर में तो लगा दीजिए, दूसरे छोर में देखिए, पता चल जाएगा, उसमें करंट मारेगा, इसका मतलब विद्युत का वो सुचालक है। अगला है बच्चों कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु तो हमेशा ठोस पाया जाता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं, यानी विशेष करके एक धातु की नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो उसका नाम है पारा, जिसको मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो पारा को वो द्रव अवस्था में रहता है। अगला है बच्चों किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल, केरोसिन मतलब केरोसिन तेल। कौन ऐसे धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा करके हम लोग रखते हैं, तो वो है बच्चों सोडियम एवं पोटेशियम। तो ऐसा क्यों, केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं। देखो बच्चों वो हवा में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, खुले हम रख नहीं सकते हैं और वो उड़ जाएगा। पानी में भी रखेंगे तो पानी में भी उड़ जाता है, और वो रिएक्शन बहुत तेजी से पानी में भी करता है।
इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। किसको? सोडियम एवं पोटेशियम को। कहाँ? केरोसिन तेल में। अगला है बच्चों, धातु यानी धातु में जो है अम्ल के साथ, चाहे कोई अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, बहुत से अम्ल है, तो उन अम्लों के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है, उनको रिएक्शन कराया जाता है, तो कौन सा गैस विमुक्त होता है, कौन सा गैस निकलता है बताओ? वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। अगला है बच्चों सफेद फास्फोरस। नाम सुने हो, पीला फास्फोरस भी होता है, सफेद फास्फोरस होता है। तो उस वायु के साथ वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो इसे बचा करके रखने के लिए हमें जरूरत होता है। तो कहाँ रखा जाए? तो इसको केरोसिन तेल में नहीं, बल्कि जल में इसको डुबा कर रखा जाता है। किसको? सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखते हैं। कहाँ पर? पानी में डुबा कर। अब है अगला प्रश्न बच्चों, झारखंड के किस क्षेत्र में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है? तो यूरेनियम हमारे जादूगोड़ा। अब है प्रश्न बच्चों, रोगाणुरोधक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? रोगाणु यानी हमारे शरीर में कहीं रोग लग गया, कहीं जीवाणु आ गया, तो रोग को हटाने के लिए हम उसमें कौन सा धातु का प्रयोग करेंगे? वो है आयोडीन। वैसे आयोडीन का तेल भी बहुत लोग लगाते हैं बच्चों, जब कहीं कट गया, जल गया तो वहाँ भी लगाते हैं, उससे दवा भी बनता है। अगला है बच्चों विद्युत बल्ब। सबके घर में विद्युत बल्ब रहता है और हम लोग रोशनी से लेकर के हम लोग पठन पाठन और दैनिक जीवन का काम काज करते हैं। तो बल्ब में कुछ कौन सा गैस भरा रहता है? आप लोग बताएं। वो है आर्गन गैस। आर्गन गैस को हम विद्युत बल्ब में भरते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्गन गैस जो है निष्क्रिय गैस है। कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस। तो इसमें बहुत से गैस, निष्क्रिय गैस में बहुत होता है बच्चों, हीलियम भी होता है, आर्गन होता है, और बहुत से गैस है जो आपका अक्रिय गैस में आता है। अब है बच्चों थर्मामीटर। सबको देखते होंगे, डॉक्टर लोग सीधे आँख में लगा देते हैं, कभी मुंह में लगा देते हैं, और हमारे टेम्परेचर, यदि बुखार उखार लग गया या कोई पेशेंट अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है तो देखते हैं बार बार थर्मामीटर लगाते हैं, बीपी मापते हैं। तो आखिर में थर्मामीटर जो है उसमें क्या चीज भरा हुआ रहता है? किस धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो वो है थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा। यदि अधिक गर्म रहता है हमारा शरीर तो पारा ऊपर उठ जाता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे तुम्हारा पारा बहुत बढ़ गया है क्या? ऐसे लोग बोलता है, नहीं ज़्यादा गर्मी हो गया है क्या? कहने मतलब इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन पारा जो हमारा इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि हमारे फीवर को, हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को, कि हमारा शरीर का तापमान सही सलामत है कि उससे अधिक बढ़ गया कि घट गया। ये सारी चीज़ की जानकारी हमको कौन देता है? थर्मामीटर। तो बच्चों विज्ञान की कक्षा, आज का कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 1 या 2 वीडियो और मैं डालूंगा। तब तक इस वीडियो को 1-2 बार बढ़िया से देखें और समझने का प्रयास करें, और किताब को भी थोड़ा गहराई तक जाए, पढ़ कर के गहराई तक जाए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो बच्चों